वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। सो गाइस, बार्सिलोना ने अपना गेम अगेंस्ट अलावेज 1-0 के साथ जीत लिया और बहुत ही हार्ड फॉट विक्ट्री थी। काफ़ी मुश्किल से बार्सिलोना ने ये गेम निकाला है और स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट गेम था इस वजह से क्योंकि कल रात रियल मैड्रिड ने अपने 3 पॉइंट ड्रॉप कर दिए हैं अगेंस्ट स्पानियोल। और इसके बाद से अब लीग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओपन होती हुई नज़र आ रही है। मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी कि ठीक है, 7 पॉइंट की लीड ज़रूर है रियल मैड्रिड की, लेकिन अभी तकरीबन आधा सीज़न बाकी है और सीज़न में कुछ भी हो सकता है। एक टाइम ऐसा था कि जब बार्सिलोना 7-8 पॉइंट आगे थी रियल मैड्रिड और एथलेटिको डी मैड्रिड से, लेकिन दोनों टीम्स ने कमबैक किया और बार्सिलोना ने अपने पॉइंट्स लूज़ किए थे। अब वही सिचुएशन कुछ यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है क्योंकि आगे का जो गेम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मैड्रिड डर्बी आ रही है जहाँ पर एथलेटिको डी मैड्रिड और रियल मैड्रिड एक दूसरे के अगेंस्ट खेलने जा रहे हैं और वहाँ से ऑफ कोर्स कोई एक ना एक टीम तो पॉइंट ज़रूर ड्रॉप करेगी। मैड्रिड डर्बी अगर ड्रॉ हो जाती है तो बार्सिलोना को तब भी फायदा होगा। एटलेटिको डी मैड्रिड मैच जीत जाएगी तो बार्सा को ज्यादा फायदा होगा और अगर मैड्रिड ये मैच जीत जाती है तो फिर ऑफ कोर्स मैड्रिड के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा, एक बड़ी गेम जो है वो जीत जाएंगे। लेकिन अब बार्सिलोना को इस तरह से प्रेशर जो है वो बनाए रखना होगा, अदरवाइज लीग जो है वो आपके हाथ से निकल जाएगी। और अभी बहुत बड़ी बड़ी गेम्स बाकी हैं, बारसा की भी आगे आने वाले फिक्चर्स काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हैं। स्पेशली अभी हम लोगों ने खेलना है अगेंस्ट वलेंसिया, जो कोपा डेल रे का मैच होगा, अवे गेम होगा। हमने रिसेंटली वलेंसिया को हराया है होम पर 7-1, लेकिन अवे गेम काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है और उसके बाद हमारा जो ला लीगा का फिक्सर होगा वो भी बहुत ट्रिकी है अगेंस्ट सविया। और सविया को भी उनके होम पर जाकर हराना वो ज़्यादा मतलब इतना आसान नहीं होगा। तो बारसा के भी ट्रिकी फिक्चर्स हैं और रियल मैड्रिड के भी बहुत ज़्यादा ट्रिकी फिक्चर्स आ रहे हैं क्योंकि मैड्रिड डर्बी है, उसके बाद उनको मैनचेस्टर सिटी से भी खेलना है। तो उनका भी एक तो स्क्वाड का भी उनका भी प्रॉब्लम है कि इंजरीज भी हैं और अभी रुद्रिगर भी इंजर्ड हो गए हैं और उनकी भी न्यूज़ यही आ रही है कि वो भी अवेलेबल नहीं होंगे तकरीबन अगले आने वाले 2-3 वीक। तो वो भी ये बड़ी गेम्स मिस करेंगे तो रियल मैड्रिड को भी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए बारसा को जो है वो प्रेशर बनाए रखना है क्योंकि अभी एटलीस्ट कम से कम हमारे पास इंजरी क्राइसिस नहीं है। तो हमें यहाँ से अपने मैचेस को जीत कर यहाँ से जो है वो एडवांटेज लेना होगा। अब मैच के ऊपर बात कर लेते हैं यार। मैच काफ़ी ज़्यादा फिजिकल मैच था और अलावेज, ये बिल्कुल अंडरस्टूड था कि अलावेज जो है वो आपको ज़्यादा मौका नहीं देगी आराम से फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेलने का। और अलावेज ने काफ़ी ज़्यादा मिड ब्लॉक बना के रखा, लो ब्लॉक बना के रखा और हमने रिसेंटली बड़ी टीम्स को हराया है। हमने इस पूरे सीजन में बड़ी टीम्स को हराया, डॉर्टमुंड, बायर्न म्यूनिख और अल क्लासिको भी हमने जीत लिया। लेकिन जब जब हम लोगों ने रेलीगेशन बैटल करती हुई टीम्स के अगेंस्ट मैच खेला है और लो ब्लॉक की टीम के अगेंस्ट मैच खेला तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया इस पूरे सीजन में और मुझे पता था कि ये वाला गेम भी काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है। हम होम पर खेले थे लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने बहुत मुश्किल से एक गोल स्कोर किया और बहुत ही फिजिकल गेम था। WWE हो रही थी इस पूरे मैच में और यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी वो ये थी कि हैंसी फ्लिक ने जो है वो टीम में चेंजेस बड़े टाइमली किए हैं। यूजुअली मैंने फ्लिक को देखा नहीं है कि वो इतनी जल्दी चेंजेस करते हैं। देखो आज की जो गेम थी ना, यहाँ पर फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेलने देना नहीं था अलावेज ने आपको। तो यहाँ पर हमें चाहिए था ऐसे मिडफील्डर जो गेम को कंट्रोल कर सके। तो कसाडो को जहाँ तक मैंने देखा है ना, कसाडो आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि उनकी कुछ 3-4 गेम्स में वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जहाँ पर एंड टू एंड फुटबॉल हो रही होती है, जहाँ पर फुटबॉल इस तरह की होती है कि जहाँ पे बार्सिलोना भी अटैक कर रही होती है, दूसरी टीम भी अटैक कर रही होती है और जहाँ पे प्रेस रेजिस्ट करना होता है तो वहाँ पर कसाडो बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। लेकिन जहाँ पे गेम को कंट्रोल करना होता है तो वहाँ पर आपको फ्रैंकी डियोंग की ज़रूरत पड़ती है। आपको पहला क्लासिको अगर याद हो, जहाँ पर फ्रैंकी डियोंग हमने लीड ले ली थी और फिर फ्रैंकी को हम लेकर आए थे तो हमने गेम को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया था। और फिर इसी तरह से फ्रैंकी ने अभी रिसेंटली भी कुछ 1-2 गेम्स बहुत अच्छी खेली थी। तो अब फ्रैंकी डियोंग के आने से गेम काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ और उसके बाद जो सेकंड चेंज अब फ्लिक ने की थी वो ये की थी, उन्होंने अरोहो को निकाल कर वो एरिक गार्सिया को लेकर आ गए थे। अब देखें, हमारे इस पूरे सीज़न में हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इनिगो मार्टिनेज आपके मेन डिफेंडर होंगे। तो डिफेंस वाइज़ भी वो बहुत कमाल के उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं और उसके साथ-साथ उनकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। और कुबार्सी और इनिगो मार्टिनेज, इनकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी की वजह से बार्सिलोना को ये फ़ायदा हो जाता है कि जब आप टीम्स आपको प्रेस कर रही होती हैं तो इनके पिन पॉइंट एक्यूरेट पासेस जो होते हैं
वो हमें बहुत फ़ायदा देते हैं, जिसकी वज़ह से हम अटैक करने में कामयाब होते हैं और हम लोगों को फर्स्ट जो लाइन ऑफ डिफेंस होती है वो हम तोड़ देते हैं। फर्स्ट लाइन जो है वो ब्रेक करने में हमें आसानी होती है। अरोहो का प्रॉब्लम ये है कि अरोहो की बॉल प्लेइंग एबिलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और इस वज़ह से उनको जो है वो हाफ टाइम के ऊपर चेंज कर दिया गया। तो इनिगो मार्टिनेज भी बैठे हुए थे बेंच के ऊपर, लेकिन अच्छी बात है, फ्लिक कभी भी जो है वो जल्दी नहीं करते इंजर्ड प्लेयर्स को वापस लाने में। वो पूरा टाइम लेते हैं, जब तक प्लेयर्स 100% फिट नहीं होते तब तक वो लेकर नहीं आते। तो एरिक गार्सिया को लेकर है और एरिक गार्सिया डिफेंस में बेशक इतने अच्छे नहीं भी हों, लेकिन उनकी एक अच्छी चीज़ ये है कि उनकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। तो ये जब 2 प्लेयर्स आए तो उसके बाद से बार्सिलोना ने गेम को काफ़ी बेहतर तरीके के साथ जो है वो कंट्रोल करना शुरू किया। वही बात है, चांसेस हमने फिर भी इतने ज़्यादा नहीं बनाए और कुछ जो बनाए थे उनको हम कन्वर्ट नहीं कर सके थे, जो कि हमें करना चाहिए था, क्योंकि इस तरह की टीम्स के अगेंस्ट आपको ज़्यादा चांसेस मिलते नहीं हैं और जो आपको चांसेस मिलते हैं उनको आपको अवेल करना होता है। तो बड़ी मुश्किल के साथ एक गोल आ गया था। लेवेंडोस्की ने पता नहीं किस तरह से वो बॉल जो है वो अंदर गोल के अंदर डाल दिया था, लेकिन लेवेंडोस्की का मैंने आपको हमेशा यही बताया, इस पूरे सीजन में प्रॉब्लम यही रही है कि जब टीम अच्छा खेल रही होती है तो वो 2-2 3-3 गोल भी स्कोर कर रहे होते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा टीम को ज़रूरत होती है एक प्रॉपर स्ट्राइकर की, प्रॉपर नंबर 9 की, तो वहाँ पर वो उस तरह से परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरह से हमें उनकी ज़रूरत होती है। उन्होंने भी आज भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस जो हैं वो मिस किए। गावी इंजर्ड हो गए थे और अच्छी बात ये है, जो न्यूज़ अभी आ रही है वो ये आ रही है कि गावी जो है वो वापस आ जाएँगे, कोई ज़्यादा उनको इंजरी नहीं है और बाकी जो टीम है वो आपके सामने है। देखो यार, शेज़नी के बारे में जो है वो तो कन्फर्म हो चुका है कि अब हर गेम वही स्टार्ट करेंगे। मुझे नहीं पता कि इनाके पेना का क्या इश्यू चल रहा है। शुरू में मुझे काफ़ी डर था इनाके पेना को लेके, क्योंकि उन्होंने पिछले सीज़न में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स की थी। लेकिन इस सीज़न में उन्होंने बहुत अच्छी कीपिंग की थी और उनका वो डिज़र्व करते थे। लेकिन भाई अब जो है वो फ्लिक ने ये बात बोल दी है कि वो शेज़नी ही खेलेंगे। शेज़नी शॉट्स स्टॉपिंग तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन उनका वही बॉल प्लेइंग एबिलिटी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है। जब भी वो डी से बाहर निकले तो डर लगना शुरू हो जाता है और वो खुद भी कन्फ्यूज़ हैं। तो अब जो भी है भाई वो खेल रहे हैं जैसे भी है। उसके बाद कुबारसी का गेम कुबारसी ने स्टार्ट किया था। उसके बाद उनके साथ रोहो थे, बल्दे थे और लेफ्ट के ऊपर राइट पे कुंदे थे और फिर पेड्री और कसाडो ने स्टार्ट किया था। उसके साथ-साथ वो आपके फ्रंट 3 जो हैं वो उसमें लेवेंडोस्की थे, लामिन यमाल और राफिनिया थे और उसके उनके पीछे जो खेल रहे थे वो गावी खेल रहे थे। तो ये टीम उन्होंने कराई थी, टीम में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं की थी, कोई और करनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि हम लोगों ने इस सीज़न में मैंने जैसे आपको बताया कि लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट और जो रेलेगेशन बैटल करने वाली टीम के अगेंस्ट बहुत सारे पॉइंट्स ड्रॉप किए होम के ऊपर ही। तो अच्छी चीज़ थी कि हमने अपनी प्रॉपर टीम ही कराई थी, लेकिन रियलाइज़ेशन बहुत अच्छी थी फ्लिक की, उन्होंने टाइमली चेंज कर लिया, जिसकी वजह से यार हमने कैसे-तैसे करके 1 गोल स्कोर कर दिया। अब यार कुबारसी की परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस है यार, उनको ये पता है कि किस टाइम पे उनको टैकल मारना है, किस किस टाइम के ऊपर उनकी टाइमिंग बहुत अच्छी है टैकल करने की और वो यूजुअली टैकल करने के लिए जाते नहीं है, उनकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, उनके पासेस बहुत अच्छे होते हैं, पिन पॉइंट होते हैं, जो कि बार्सिलोना के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रोहो वैसे तो बहुत सॉलिड है, लेकिन यार रोहो का प्रॉब्लम ये है कि वो पासेस उस तरह से नहीं निकाल पाते। बल्दे का गेम डिसेंट गेम था, कुंदे का गेम भी डिसेंट था और लेकिन जो मेन जो 2 प्लेयर जिनकी मैं बात करूँगा वो हैं पेड्री। पेड्री यार कमाल के प्लेयर हैं यार। पूरी गेम को कंट्रोल करते हैं, बॉल उनके पाँव के साथ चिपक जाती है और बॉल उनसे लेना जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है। मतलब वो असिस्ट भी कर रहे हैं, वो लाइन ब्रेकिंग पासेस भी कर रहे हैं, वो पूरा गेम मिडफ़ील्ड से चला भी रहे हैं और शॉट्स भी ले रहे हैं, सब कुछ जो है वो पेड्री करके आपको दे रहे हैं। तो यार पेड्री कमाल की फुटबॉल खेल रहे हैं इस टाइम पर। आई होप कि वो उनको इंजरी का कोई इश्यू ना हो, जिस तरह से वो रिसेंटली इंजर्ड रहे हैं, उनका सीज़न इसी तरह से चलता रहे, तो वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। उसके बाद यार लामिन यमाल 17-18 साल की उम्र में भाई उस बंदे ने पूरी टीम उठाकर जो है ना वो काट दी थी और यार मेस्सी जो है ना वो मुझे कहीं न कहीं उनकी झलक नज़र आती है उनके अंदर और आज की गेम में भी वो मैन ऑफ द मैच थे। अब देखो यार मैन ऑफ द मैच वो हो रहे हैं कई मैचेस में वो मैन ऑफ द मैच हुए हैं, लेकिन स्कोर शीट के ऊपर वो नज़र नहीं आते। तो उनका कितना इम्पैक्ट होगा, वो कितनी टीम के लिए जो है वो टीम को फैसिलिटेट कर रहे हैं, पासेस खिला के, वो ड्रिबल करके, मतलब सब कुछ वो कर रहे हैं और इतनी मैच्योरिटी के साथ वो फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ये बहुत अमेज़िंग है कि इतनी छोटी एज में
एक लड़का इस लेवल पे फुटबॉल खेल रहा है। मेसी के बारे में भी जो हम देखते हैं पीछे जाकर, तो मेसी भी आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप हुए थे। जब उन्होंने 20s को टच करना शुरू किया था, तो तब उनकी इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी हमें उनमें देखने को मिली थी। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है बार्सिलोना के लिए। और जो फ्रैंकी डी योंग का चेंज था यार, वो उसको प्रेज़ जो है ना बेसिकली वो अलावेज़ के मैनेजर ने भी किया था कि जब फ्रैंकी डी योंग सेकंड हाफ में आए, तो उसके बाद बार्सिलोना ने गेम को ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ कंट्रोल करना शुरू किया। तो अच्छी चीज़ ये है कि फ्लिक भी अब अपने सिस्टम को समझ गए हैं, फ्लिक भी अपनी रिक्वायरमेंट को समझ गए हैं कि किस टीम के अगेंस्ट हमें किस तरह की फॉर्मेशन चाहिए, किस तरह के प्लेयर्स चाहिए, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। तो एक अच्छी विक्ट्री है, बार्सिलोना ने पॉइंट गैप कम किया, 7 पॉइंट से 4 पॉइंट के ऊपर आ गए हैं अब हम, और यहाँ से अब लीग जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हुई नज़र आ रही है मुझे। आई होप कि बार्सिलोना यहाँ से जो है वो लीग में कमबैक करे और बार्सिलोना यहाँ से लीग जीते। आपका क्या ओपिनियन है इस गेम के बारे में, मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लीजिए।